होती है एक परफेक्ट शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वलसाड और भावनगर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भावनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम का गुजरात का ये पहला दौरा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। राज्य में चुनाव प्रचार में जुटी पार्टी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मतदाताओं से जोड़ने का कार्यक्रम। छह राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना आज। बिहार की 2, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीटों पर 3 नवंबर को हुआ था मतदान। मिस्र में आज से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के 27वें संस्करण का सम्मेलन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव लेंगे भाग। कहा कॉप का 27वां संस्करण हो कॉप ऑफ एक्शन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत आज अपने अंतिम सुपर 12 मुकाबले में जिम्बाब्वे से भिड़ेगा। ग्रुप 1 के अंतिम सुपर 12 मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और भारतीय महिला मुक्केबाज मीनाक्षी और प्रीति ने जॉर्डन में जारी एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। मीनाक्षी ने क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस की खिलाड़ी को दी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम वलसाड जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और भावनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस आयोजन में 500 से अधिक ऐसी लड़कियों का विवाह संपन्न होगा जिनके पिता नहीं हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का अपने गृह राज्य का ये पहला दौरा होगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल चुनाव की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज संकल्प पत्र 2022 जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में इस पत्र को जारी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा ने अपने इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए राज्यसभा सांसद और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी पिछले कई दिनों से इस संकल्प पत्र को तैयार करती रही। भाजपा इसे नया रिवाज बनाएंगे फिर भाजपा लाएंगे इस नारे के साथ जारी करेगी। इसमें युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, कारोबारियों, उद्योगपतियों समेत विभिन्न वर्गों के मुद्दों को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता राज्य में जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल में 4 जनसभाएं करेंगे। अमित शाह कांगड़ा में 3 और ऊना में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिमाचल में 3 जनसभाएं करेंगे। राजनाथ सिंह शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश में विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रमजीत सिंह इन तमाम चुनावी हलचल पर हमारे साथ इस वक्त लाइव बने हुए हैं। विक्रमजीत सिंह, नमस्कार, आपको गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो यही कि आज हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि किस किस तरह की गतिविधियां होने वाली हैं, एक बार जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से आज जब चुनाव प्रचार होंगे किन मायनों में ही सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं रहा है चुनाव प्रचार को लेकर। ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपना चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से कल अपना संकल्प पत्र जो है ये या चुनावी घोषणा पत्र जो है उसको जारी किया गया। उसके जवाब में आज बीजेपी जो है अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। जेपी नड्डा जो है इसको जारी करेंगे शिमला में। इसके साथ साथ कई भाजपा के दिग्गज आज हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं और हिमाचल प्रदेश में वो रैलियां करेंगे और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। ये तमाम जो मोमेंटम बन रहा है, ये प्रधानमंत्री की कल जब रैली हुई थी उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के ऊपर वो हमलावर हुए और प्रदेश के लिए किस प्रकार से विकास किया है डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से आने वाले हिमाचल प्रदेश के लिए 25 वर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर हिमाचल के लिए उन्होंने वोट मांगे कि किस प्रकार से विकास के लिए वोट किए। कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, कांग्रेस विकास नहीं करती है। इसके साथ साथ उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में बागियों की चर्चा हो रही थी, बागियों को लेकर मान मुनव्वल की बात हो रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि जो कमल का फूल है वही भाजपा का उम्मीदवार है। ऐसे में उन्होंने कमल के लिए वोट मांगे, ना कि किसी उम्मीदवार के लिए। तो साफ तौर पर इशारा जो है वो बागियों की तरफ था, जो कि भाजपा से छिटककर जो है निर्दलीय रूप से कई जो बागी उनके वो चुनाव लड़ते उनकी तरफ जो है प्रधानमंत्री ने निशाना साधा और जनता को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए आकर्षित किया। तो ऐसे में एक मोमेंटम बना है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री की और भी रैलियां होनी है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय आला कमान जो है यहाँ पर रैलियां करने के लिए आने वाले हैं और 10 तारीख तक जो है जिस प्रकार से दोनों ही अगर पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से थोड़ा चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल आए थे पिछले दिनों सोलन में, उसके बाद जो है मनीष सिसोदिया आए हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और डोर टू डोर कैंपेन में ज्यादा विश्वास कर रही है बजाय बड़ी रैलियों के। तो ऐसे में हर पार्टी का अपना क्राइटेरिया अलग है चुनाव प्रचार का, जनता को आकर्षित करने का, लेकिन सभी जो है अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अब जनता किसको वोट देगी, किसके पक्ष में अपना समर्थन देगी, तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन विक्रम, जैसा कि हमने कहा कि भाजपा की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात की जाए, ऐसे वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो लगता है कि वाकई सीरियस है कांग्रेस इन तमाम बातों को अगर सत्ता में आती है तो, या फिर सिर्फ ऐसे ही बातें हैं जो कि बस घोषणा पत्र में शामिल होती हैं? देखिए, एक बात जो आनंद शर्मा ने कही थी सोलन में कि 1500 रुपए की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है कि वो 1500 रुपए देंगे 18 साल से ऊपर को अगर वो सत्ता में आते हैं। लेकिन अब जो है आनंद शर्मा की तरफ से ये बात की गई कि 1500 रुपए आएंगे कहां से। तो पैसे को लेकर के किस प्रकार से मनी का मैनेजमेंट हो पाएगा उसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं पर हिमाचल प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गया। इसके अलावा अगर बात की जाए कि तमाम उन्होंने अगर बात की कि ग्रामीण सड़कों के जाल के विस्तार की बात की है। इसके अलावा जो है 1 लाख नौकरियां देने की कांग्रेस की तरफ से बात की गई है। पुरानी पेंशन जो है वो लागू करने की बात की गई है, तो और महंगाई पर काबू करने की बात की गई है। तो तमाम जो वोटर हैं जो कि दिनचर्या के रूप में अपने आप को प्रभावित महसूस करते हैं, उन वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दांव खेला है। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जिस प्रकार से महंगाई का मुद्दा हो या फिर पुरानी पेंशन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक कर्मचारी स्टेट है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है वो कर्मचारी हैं यहाँ पे। तो ऐसे में उन्होंने एक दांव खेला कि पुरानी पेंशन का जो यहाँ एक विवाद था उसको पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से आकर्षित किया गया। बीजेपी आज उसका क्या जवाब देती है ये देखने वाली बात हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत सिंह, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे
गुजरात में, और गुजरात में जैसे कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री की चुनावी रैली आज वहां पे होने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वलसाड में हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। योगेश, आपका स्वागत है एक बार फिर से, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री की वहां पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण रैलियां होने वाली हैं गुजरात में, और जब से गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया उसके बाद से प्रधानमंत्री की आज पहली गुजरात की यात्रा होगी। किस तरह की तैयारियां, किस तरह का जोश भाजपा में और खासकर वहां के आम नागरिकों में? देखिए, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि गुजरात जो है भाजपा के लिए अभेद्य किला रहा है, और इस संदर्भ में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी हो या अलग अलग जो भी सरकार के मंत्री हो, उनका लगातार जो है जिस तरीके से बाकी राज्यों पे फोकस रहता है, गुजरात से एक खासा जुड़ाव जो है वो रहता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ से आते हैं, उनका गृह राज्य ये है। अगर आप चुनाव की तैयारियों को देखेंगे तो चुनाव आयोग ने बड़े जो है अलग अलग विषयों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की है। मतलब थर्ड जेंडर जो है वो इससे पहले उन्होंने गोवा में वोट किया था, गोवा में मतदान हुआ था, तो पहली बार उनको उनकी आइडेंटिटी से उन्होंने वोट किया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो करीब 1200 से ज्यादा ऐसे वोटिंग सेंटर है, पोलिंग बूथ है जहां से महिलाएं रहेंगी, कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां से यंगस्टर्स को जो है वो वहां पे से डिप्लॉय किया गया है। मैं आपको एक ओवरऑल जो खाका दे रहा हूं कि चुनाव आयोग ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारियां की है। वोटिंग की मॉडल जो है पोलिंग बूथ वो भी बनाए गए हैं। चुनाव की जहां तक बात करें, जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात करें, तो पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हमने अंतिम समय देखा था कि जब 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें किस तरीके से एक कांटे की टक्कर जो है वो गुजरात में दिखा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही थी, इसके बावजूद कि कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है। इस चुनाव में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा लेकर इस बार भी जा रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले कुछ समय में हुई हैं। अगर आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए, अगर आप सीएनजी टर्मिनल की बात कर लीजिए, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग जगहों पर शुरू हुए हैं। वंदे भारत ट्रेन की अगर आप बात कर लें, अगर आप जो है रिसेंटली जो सोनी परियोजना के एक्सटेंशन की बात थी वो कर लें, हाउसिंग स्कीम की बात कर लें, कई सारी स्कीम जो है भावनगर में रिसेंटली पीएम ने वहां पे भी रैली की थी। बहुत जगह जो है उन्होंने सभाएं की थी। आज की सभा और पहले की सभा में बड़ा अंतर यही है कि जो आज की सभा है वो चुनाव अनाउंसमेंट, जो चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की गई, उसके बाद की ये पहली सभा होगी। जो एरिया है वो ट्राइबल एरिया है, एग्रीकल्चरल एरिया है, पशुपालक वहां पे बड़ी संख्या में रहते हैं, वलसाड का वो एरिया है। तो ये जो मानाकोंडा जो गांव में उनकी रैली है, वहां पे आज ये सबसे महत्वपूर्ण होगा देखना कि प्रधानमंत्री किन सब चीजों को रेखांकित करते हैं, किन सब चीजों को अंडरलाइन करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो बयान देंगे या जो भी उनके भाषण का अंश होगा, उसको कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो उसको इजीली पिक करेंगे और वहां से आप कह सकते हैं कि एक वाकई युद्ध आप बोल सकते हैं, पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप वो बोल सकते हैं। ये सब चीजें जो है आर्गुमेंट जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो वहां से शुरू होगा। तो कुल मिला के माहौल तैयार करने का आज एक बड़ा दिन जो है वो गुजरात में है, और इसलिए आज की रैली काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को वलसाड से हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन गुजरात में, और खासकर जैसे कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री वहां पे जाने वाले हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज का दिन गुजरात की राजनीति के लिए। बढ़ेंगे आगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भी आज मतगणना होगी। जिन सीटों पर मतदान हुए हैं उनमें बिहार में मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड और ओडिशा में धामनगर सीट शामिल है। इन सीटों पर 3 नवंबर को मतदान हुआ था। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब बात दिल्ली की हवा की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण आज भी धुंध छाई हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है।
सफर के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह AQI 339 दर्ज किया गया। जहरीली हवा दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। लगातार जहरीली होती आबोहवा लोगों को बीमार बना रही है, जिसकी वजह से अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जहरीली हवा का खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी, उनकी सांस लेने की क्षमता पर भी इसका असर पड़ रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मिस्र में होने वाले संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन के 27वें संस्करण के लिए शर्म अल शेख पहुंचे, जहां वे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कॉप का 27वां संस्करण कॉप ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिसमें जलवायु वित्त को परिभाषित करने, अनुकूलन और हानि और क्षति के नतीजों पर विशेष ध्यान देने वाले प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। NIA ने डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और डी कंपनी के 3 गिरफ्तार किए गए सदस्यों के खिलाफ अब तक का पहला आरोप पत्र दायर किया है। आरिफ भाईजान, शब्बीर और सलीम फ्रूट इस मामले में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं। उनके खिलाफ 3 फरवरी 2022 को मुंबई में NIA पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जबकि 2 आरोपी दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील फरार है। NIA की चार्जशीट के मुताबिक ये सभी आतंकी गतिविधियों के लिए धन की व्यवस्था करने का आरोपी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ मामला गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम मकोका और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। एजेंसी ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को बंबई और भारत के अन्य भागों में सनसनीखेज आतंकी गतिविधियों के लिए दाऊद और छोटा शकील के हवाला चैनलों से बहुत पैसे मिले थे। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ईरान द्वारा रूस को ड्रोन की सीमित आपूर्ति वाले दावे को खारिज किया है। जेलेंस्की ने ईरान पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कीव की सेना हर दिन कम से कम 10 ड्रोन नष्ट कर रही है और शुक्रवार को अकेले यूक्रेन की सेना ने 11 ड्रोन नष्ट किए हैं। ईरान ने शनिवार को पहली बार स्वीकार किया कि उसने रूस को ड्रोन की आपूर्ति की थी, लेकिन ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भेजे गए थे। ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने से कुछ समय पहले ही ड्रोन की कुछ संख्या में आपूर्ति रूस को की गई थी। हाल के हफ्तों में यूक्रेन ने नागरिक बुनियादी ढांचों पर ड्रोन हमलों की सूचना दी है। इन हमलों में ईरान निर्मित शहीद 136 ड्रोन का उपयोग करके बिजली स्टेशनों और बांधों को नुकसान पहुंचाया गया है। रूस इस बात से इनकार करता रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमुट में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच घमासान लड़ाई जारी है। बखमुट के उप महापौर ने कहा है कि बखमुट अब युद्ध का एक अहम मोर्चा बन गया है। रूसी सेना बार बार बखमुट और आसपास के अवदिव्का क्षेत्र में हमले कर रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना रूसी सेना को करारा जवाब देकर पीछे धकेलने में कामयाब रही है। उप महापौर ने कहा कि लगातार हो रही गोलीबारी के बावजूद लगभग 12 से 15 हजार नागरिक शहर में बने हुए हैं, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले शहर में रहने वालों की संख्या 80,000 थी। फरवरी के बाद से बखमुट में युद्ध से अब तक 120 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। जून और जुलाई में रूस के औद्योगिक शहरों लिसिचंस्क और डोनेट्स्क पर कब्जे के बाद से बखमुट रूस के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। अमेरिका में मंगलवार को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले चुनाव प्रचार की गति तेज हो गई है। उम्मीदवार जनता को अंतिम दलीलें दे रहे हैं। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नेताओं ने भी खुद को चुनाव प्रचार में झोंक रखा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले कुछ दिनों से कई चुनाव सभाएं की हैं, जिनमें उन्होंने मतदाताओं से डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने की अपील की है। इस दौरान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी सीटों और सीनेट की 1/3 सीटों पर मतदान होगा। साथ ही 39 राज्यों और क्षेत्रीय गवर्नर चुनाव के अलावा कई अन्य राज्यों में स्थानीय चुनाव होंगे। पेरू की राजधानी लीमा में शनिवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। लाल और सफेद झंडों के साथ राष्ट्रपति कैसिलो के विरोध में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने शहर की सड़कों पर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी देखने को मिली। पेरू के राष्ट्रपति कैस्टिलो की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
विपक्ष भ्रष्टाचार की जांच के बीच उन्हें सत्ता से हटाने की मांग कर रहा है। कैस्टिलो, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में पदभार ग्रहण किया था, सत्ता में आने के बाद 2 बार उन्हें महाभियोग के माध्यम से हटाने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष के पास आवश्यक वोट नहीं होने के कारण प्रस्ताव असफल रहा है। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने सभी टीवी चैनलों पर पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान के भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण या फिर पुनः प्रसारण पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि इस तरह की सामग्री को प्रसारित करने से लोगों में नफरत पैदा होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आगाह किया है कि किसी भी उल्लंघन के मामले में वो प्रसारण लाइसेंस को निलंबित कर देगा। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज इमरान खान द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों का एक आयोग गठित करने की मांग की। इमरान खान ने शरीफ और गृह मंत्री के साथ साथ एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पर उनकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था। गुरुवार को पंजाब के वजीराबाद जिले में हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर पर 2 बंदूकधारी हमलावरों ने हमला किया था। गोलीबारी में उनके दाहिने पैर में गोली लग गई थी। हमले में एक की मौत हो गई थी। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। T20 वर्ल्ड कप में आज तीसरा मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच होगा। ये सुपर 12 राउंड का आखिरी मैच होगा। भारतीय टीम इसे जीतकर 8 अंकों के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहकर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी, जबकि जिम्बाब्वे की कोशिश एक और उलटफेर करने की होगी। T20 विश्व कप के सुपर 12 में भारतीय टीम अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। ये मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा। T20 विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट के इस संस्करण में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने पहले पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड को हराया। उसके बाद तीसरे मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद टीम ने वापसी करते हुए बांग्लादेश को मात दी। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को 1 जीत की तलाश है। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मैच बारिश की वजह से रद्द भी हो जाता है तो भी भारतीय टीम के पास 7 अंक होंगे। ऐसे में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम 4 मैच में 3 अंकों के साथ पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को हराकर उलटफेर कर चुकी जिम्बाब्वे की टीम भारत के लिए मुसीबत बन सकती है। ये दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में 6 साल बाद आमने सामने होंगी। दोनों टीमें पिछली बार साल 2016 में हरारे में भिड़ी थीं। तब उस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को 3 रन से जीत हासिल हुई थी। भारत जिम्बाब्वे के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमें 7 बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हैं, जिसमें भारत को 5 बार जीत मिली है। वहीं 2 मुकाबले जिम्बाब्वे के नाम रहे हैं। दोनों टीमों के बीच ये सभी मैच जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में खेले गए हैं। ऐसे में पहली बार किसी दूसरे मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। मौजूदा T20 विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं। वे 4 में से 3 मैच में अर्धशतक लगा चुके हैं। सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। रोहित और के राहुल एक अर्धशतक लगा चुके हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में भारतीय गेंदबाजों का भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 9 विकेट झटके हैं। वहीं हार्दिक पांड्या ने 6, मोहम्मद शमी ने 4 और भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। टीम सुपर 12 के इस आखिरी मुकाबले में शानदार जीत करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बेकरार है। भारतीय टीम की कोशिश जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी होगी।
ये नहीं भूलना होगा कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को मात दे चुका है और बांग्लादेश के खिलाफ भी उनका करीबी मुकाबला हुआ था। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और वहीं टी20 विश्व कप के सुपर 12 में आज दिन का दूसरा मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। इस मैच में दोनों टीमों के लिए करो या फिर मरो की स्थिति होगी। हारने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। वहीं जीतने वाली टीम किस्मत के भरोसे रहेगी। जीतने वाली टीम उम्मीद करेगी कि जिम्बाब्वे भारत को हरा दे। भारतीय महिला मुक्केबाज मीनाक्षी और प्रीति ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जारी एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत के साथ ही मीनाक्षी और प्रीति ने कांस्य पदक पक्का कर लिया। मीनाक्षी ने 52 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फिलीपींस की आरिश मैग्नो को हरा दिया। वहीं प्रीति ने 57 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा में उज्बेकिस्तान के सितोरा के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।